Hello friends, this is Supriya. Welcome to our Supriya coaching. Today we are discuss about biological classification. इसके पहले हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया है. आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी? तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं और जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, इनका जिस एरिया में ये पाए जाते हैं उस एरिया का इनका क्या होता है, एक लोकल नेम होता है. तो हर ऑर्गेनिज्म को उनके लोकल नेम के अकॉर्डिंग उनकी स्टडी करना टफ टास्क हो जाएगा. तो इसी चीज़ को इजी करने के लिए क्या किया गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ी. तो पहले के टाइम पे क्या था, सबसे पहले एक एरिस्टोल, ठीक है, एरिस्टोल थे और एरिस्टोल ने क्या किया कि जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट को इनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासीफाई किया. अब जब इन्होंने प्लांट के मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासीफाई किया तो इन्होंने क्या किया, प्लांट को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया, ट्री, श्रब और हर्ब. अब ट्री में जो लार्ज प्लांट होते हैं, इन लार्ज प्लांट को इन्होंने क्या किया, ट्री में रख दिया. श्रब में जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो बुशेस होते हैं, बुशेस को इन्होंने क्या कर दिया, ट्री में रख दिया. और हर्ब में इन्होंने क्या किया, ऐसे प्लांट्स जिनकी ब्रांचेस बहुत छोटे होते हैं और इन्होंने क्या किया, इनको हर्ब में रख दिया. ठीक. और साथ ही साथ जो अरस्तु हैं, जो एरिस्टोल हैं, इन्होंने एनिमल को 2 कैटेगरी पर डिवाइड किया. फिर कैसे थे, एनिमल्स को भी 2 कैरेक्टर पर डिवाइड किया. पहला इन्होंने क्या किया है कि जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है या फिर जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है उनको अलग ग्रुप में रख दिया और जिनमें ये एब्सेंट हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया. अब इनके बाद कुछ समय के बाद लीनियस आते हैं और लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने लिविंग थिंग्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया. एक तो इन्होंने प्लांटी कर दिया और दूसरा एनिमलिया कर दिया. तो प्लांटी के अंतर्गत ऑल प्लांट्स को इन्होंने रखा, जितने भी प्लांट्स थे इसको इन्होंने प्लांटी के अंतर्गत रख दिया और एनिमलिया के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, ऑल एनिमल्स को एनिमलिया के अंतर्गत रख दिया. ओके. इन्होंने क्या किया, प्लांट को यूनिसेलुलर, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक के बेसिस पर क्लासीफाई नहीं किया. कहने का मतलब लिनियस ने प्लांट और एनिमल को 2 अलग अलग ग्रुप में रख दिया, बट यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पर इन्होंने इन्हें क्लासीफाई नहीं किया. अब यूनिसेलुलर मीन्स कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं. जो मोर देन 1 सेल से मिलके बने हुए होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं. प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, वो हमारा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है. और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. इस बेसिस पर इन्होंने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया. अब क्या था, इन्होंने जैसे कि क्या था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक बेसिस पर भी क्लासिफाइड नहीं किया था. कहने का मतलब है कि इनका जो क्लासिफिकेशन है ये ना तो यूनिसेलुलर पर डिपेंड था, ना तो मल्टीसेलुलर पर डिपेंड था, ना ही प्रोकैरियोटिक, ना ही यूकैरियोटिक, ना फोटोसिंथेटिक, ना ही नॉन फोटोसिंथेटिक. इन सारे ग्रुप में इनकी क्लासिफिकेशन डिपेंड्स नहीं थे. अब डिपेंड्स अपॉन ओनली, मतलब कि जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ प्लांट्स और
एनिमल पर ही डिपेंड था। अब कुछ समय के बाद जो है क्या हुआ कि जो प्लांट के क्लासिफिकेशन है ये सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हैबिटेट के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जो है ये जो इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं या फिर कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ वॉल्स के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हैबिटेट के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सारी कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटिकर्स ने दिया था। किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटिकर्स ने दिया था और विटिकर्स वो भी 1969 में। तो कह सकते हैं कि 1969 में विटिकर्स ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इनके बेसिस पर क्लासिफाई किया। अब अगर हम सेल टाइप की बात करते हैं तो जितने भी मोनेरा होते हैं, मोनेरा में जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल होता है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो जो मोनेरा होते हैं ये नॉन सेलुलोजिक, मतलब इनका जो सेल वॉल होता है उसमें जो है सेलुलोज एब्सेंट होता है और बल्कि सेलुलोज एब्सेंट होता है और उनका जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसैकेराइड्स या फिर अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। अब प्रोटिस्टा में सेल वॉल क्या होते हैं? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ये प्रोटिस्टा की बात करते हैं। एंड जो फंजाई होता है, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और उनका जो सेल वॉल होता है ये काइटिन का बना हुआ होता है। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे और ये सेलुलोज से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, और एनिमेलिया मतलब एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एनिमेलिया में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये भी सेलुलर होता है, ये भी सेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। कहने का मतलब है कि सिर्फ मोनेरा में भी सेल्स होते हैं, सेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं, बट जो फंजाई होता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन तो होता है पर डेवलप टिश्यू नहीं होते हैं, ऐसा कुछ लूज टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ऐसे मान सकते हैं, बट प्लांटी में टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब हम एनिमेलिया की बात करते हैं तो जो एनिमेलिया है इनमें टिश्यू भी होते हैं, टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम होते हैं। कहने का मतलब है ये क्या होता है, पहले सेल होता है ना, सेल से टिश्यू बनते हैं एंड टिश्यू से क्या होते हैं, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, एनिमेलिया में देखने के लिए। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो मोनेरा होता है, मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये अपने फूड का सिंथेसिस स्वयं करते हैं। ठीक है, और वो भी कभी कभी ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, कभी कभी फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड हेटरोट्रॉफिक। कहने का मतलब है जो मोनेरा होता है ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड के न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड
ऑटोट्रॉफिक, जो प्रोटिस्टा होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड जो हमारा फंजाई होता है ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं एंड पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करे, वो सैप्रोफिटिक होता है। एंड पैरासिटिक का मतलब ये अपने फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड्स हों, वो क्या होता है? पैरासिटिक होता है। अब जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एनिमलिया हेटेरोजोइक होता है, मतलब ये अपने फूड के लिए किसी अनदर लिविंग थिंग्स पर डिपेंड्स होगा, वो भी के साथ साथ ये क्या होता है? होलोजोइक होता है। होलोजोइक मीन्स कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्ब करे, सॉलिड फॉर्म में ले, उसे हम लोग होलोजोइक कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल सैप्रोफिटिक भी होते हैं।